हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अमन पांडे। आज मैं स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशन एकेडमी चैनल में, जिसमें हम आज करेंगे साइंस का पार्ट 4 फिजिक्स मोशन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपका कोई डाउट, सजेशन या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकें। आशा है आपको हमारे यह प्रयास अच्छा लगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव विद ऑप्शन ये रहे। इसमें बोल रहा है if the displacement of an object is proportional to square of the time then the object move with ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी है एक्सेलरेशन, सी है इंक्रीज एक्सेलरेशन और डी है डिक्रीज एक्सेलरेशन। आपके पास 20 सेकेंड है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो हमें क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट प्रपोर्शनल टाइम, वो इसमें प्रपोर्शन है स्क्वायर ऑफ टाइम, टाइम का स्क्वायर, टाइम के स्क्वायर का प्रपोर्शन है। अगर हम प्रपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट का नाम रख देते हैं हम सी। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट आया सी टी का स्क्वायर, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आया 2ct आया। तो 2c हो गया कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह लगाया था। तो v इजिकल वी डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू t। अगर हमारा v बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, तो हमारा अगर v घटेगा तो t भी घटेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो हम और दूसरा देखते हैं। देखो अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेते हैं तो हम उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो हमारा हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट है, और हमने टाइम की वैल्यू डाल दी 1। तो 1 से अगर हम कुछ भी इंटू करेंगे तो रिमेन वही आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया 2c। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 4c आता है, वो भी उसके बराबर होता है। तो इसका आंसर है बी, सही है इसका आंसर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। इनमें से आपको आंसर बताना है, इनमें से क्या क्या जीरो हो सकता है। अभी ऑप्शन आपके सामने आ गए, ये रहे ऑप्शन। आपके पास 10 सेकेंड है और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द से जल्द हमारे एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से आंसर करिए अपना। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। अब आपने आंसर सही दिया होगा। अगर जिसने सही नहीं दिया तो पहले वो मोशन का पहले पूरा 6 चैप्टर पढ़े। देखो इसका आंसर है बी। देखो कैसे, एवरेज वेलोसिटी। अगर हम हमारी देखो ये हमने बनाया एक ग्राफ, रुको, ये हमने बनाया एक ग्राफ। मैंने क्या बताया था कल, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये मैंने एक ग्राफ बनाया। देखो ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर
हाँ रुको, 1 मिनट रुको। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया और यहाँ से आया, जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आ जाते हो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। तो टाइम हमारा तो टाइम हम मान लेते हैं x। यानी जो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो 1 हो गया। और डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस होगा नहीं, अगर हम यहाँ से अगर वापस वहीं पे आ गए तो हमारा उसका इंटू डबल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर आप स्कूल जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है हमारा 0। तो इसका आंसर है बी। बी नहीं, इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of moving object? आपको इसका आंसर बताना है। इनमें आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वेलोसिटी और स्पीड का। आपके पास 10 सेकेंड है, तो अपना आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर है डी। कैसे अभी मैं बताता हूँ। ए देखो, ए में क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। इसमें ये बोल रहा है वेलोसिटी हमेशा हायर होगी, मतलब वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर होगी स्पीड से। नहीं, देखो हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी मैं बताया था, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से आते हो तो आपका ये 0 जाता है, तो ये 0 आ गया। डिस्टेंस हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस काउंट होता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पार्ट तो स्ट्रेट होता है, और हमारा इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो हमारा वो 0 हो जाता है। तो स्पीड बड़ी आ गई इससे, तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें बोला स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। इसमें बोल रहा है स्पीड हमेशा बड़ी होएगी, मतलब स्पीड हमेशा बड़ी होएगी वेलोसिटी से। ये भी नहीं, अगर हमारा कोई स्ट्रेट पाथ है तो हमारी दो बॉडी यहाँ से सीधी जा रही है, टाइम सेम लगा रही है, तो टाइम कट गए, तो हमारा ये भी, अगर इसको मानते 5 मीटर, तो हमारा डिस्टेंस भी 5 मीटर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हुआ है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है। तो ये भी गलत हो गया। ये इसमें ऑलवेज बोल रहा है, क्योंकि ऑलवेज हायर। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड मतलब सी ऑप्शन बोल रहा है स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब ये बोल रहा है जो वेलोसिटी है, ये मतलब हमारी कोई गाड़ी जा रही है स्ट्रेट, मतलब कोई गिवन डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर हमारे उसमें वेलोसिटी आ गई तो बोल रहा है हमेशा, तो वो बोल रहा है हमेशा वेलोसिटी बड़ी होगी। तो ये भी गलत है। देखो वेलोसिटी यहाँ से आ रही है, अगर इसने अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर ली तो ये वेलोसिटी स्ट्रेट होता है, तो वेलोसिटी स्ट्रेट जाती रहेगी, इसलिए ये भी गलत हो गया। सी और डी कैसे सही हो गया? तो ये बोल रहा है देखो वेलोसिटी क्या होता है? सीधी होती है। और हमारा स्पीड क्या होता है? स्पीड हम कैसे भी चले जाएं, स्पीड हमारी मैग्नीट्यूड होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती है, तो हम वो टेढ़ा मेढ़ा भी ले जाएं तो वो हमारा, इसलिए वो ज़्यादा होगा स्पीड। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A car of mass 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is a horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of a car at the end of 25 सेकेंड। आप इसका आंसर बताइए। इसमें ये बोल रहा है हमारी कार का मास है 10,000 kg, हमारी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारा वीटी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी 25 सेकेंड के बाद। आपके पास 20 सेकेंड है। तो मैं इसका आपको ग्राफ दिखाता हूँ। इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो देखो इसका ग्राफ ये रहा। देखो हमने बोला था ये कार है, ये कार जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल 90 डिग्री बनाता है, और ये कार जा रही है 25 सेकेंड, मतलब यहाँ पर कुछ 25 सेकेंड, और पैरेलल है तो देखो इसका आंसर ये रहा 10 meter per second because the final and initial velocity is same and parallel to x-axis, so after 25 second the velocity 10 meter per second, क्योंकि देखो ये पैदल इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, अगर ये यहाँ पे भी होगा तो उसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, इसलिए इसका आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा क्वेश्चन ये रहा, in which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of the displacement are equal। इसमें बोल रहा है इन कौन से केसेस में से जो मोशन के केसेस में तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। पहला बोला इफ ए कार मूव्ड ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार जा रही है स्ट्रेट रोड में। इफ ए कार मूविंग इन सर्कुलर पाथ में। इफ ए पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रॉम रेस्ट, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। आपके पास 10 सेकेंड है। तो चलते हैं इसका आंसर में। आंसर है ओनली 1। क्यों? देखो 1 में क्या बोला है, स्ट्रेट रोड। देखो हमारा स्ट्रेट रोड सीधा होता है, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये, और इसका डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट है हमारे, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है। और सर्कुलर पाथ, देखो सर्कुलर पाथ हमने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अगर हमारा ये मूविंग करके यहाँ पर आ गया तो ये यहीं पे वापस से 0 हो गया, तो ये नहीं होगा। और पेंडुलम क्या बोल रहा है, फ्रॉम रेस्ट। देखो हमारा ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ऐसे ऐसे इधर को जाता है, इधर को जाता है, तो ये बोल रहा है हमारा ये पेंडुलम है, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले इधर को जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो हमारा जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आके 0 जा रहा है, फिर यहाँ पे 1 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे आके फिर 0 जा रहा है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। लेकिन वो 0 जा रहा है बार बार, फिर लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पूरा कवर करता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस फिर ज़्यादा हो गया। द अर्थ मूविंग अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के मूव अराउंड होता है, वापस उसी एक्सिस में उसी पॉइंट में आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट फिर 0। इसका आंसर सही है 1, और ये डी आंसर सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ ए स्टोन इज इंक्रीज इक्वली in equal interval of time under the effect of gravitational force of earth, then what can you say about the motion of this stone, whether the stone is having, option ये रहे। इसमें क्या बोल रहा है, इन ए फ्री फॉल ऑफ वेलोसिटी, इनमें बोल रहा है अगर कोई स्टोन है वो फ्री फॉल हो रहा है, मतलब ऐसे ही फेंक दिया बिना कोई फोर्स लगाए, तो उसकी ना जो वो टाइम लगा रहा है ना, वो टाइम भी इक्वल है, और वो जिस टाइम में जितना टाइम लगा रहा है उसका डिस्टेंस भी इक्वल है। तो बताओ उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो बताओ इनमें से कौन सा मोशन लगेगा। इनमें से इसमें बोल रहा है आपके पास 10 सेकेंड है, इसका आंसर आप बताइए, तब तक मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब ये स्टोन है, ये फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल मतलब हमने बिना फोर्स के फेंका, तो उसका जो टाइम है ना वो इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल में, अगर इतने में यहीं पे आ रहा है तो उतने में अगले बार में भी यहीं पे आएगा, उतने टाइम में उतने डिस्टेंस भी उतना ही कवर करेगा। तो बताओ उसमें कौन सी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो अर्थ एग्जर्ट करता है। तो इसमें बताओ उसमें मोशन, तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें बताओ इसमें कौन सा मोशन लगेगा स्टोन में, वेदर द स्टोन हैविंग। तो आप बताओ। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसमें देखो इसका आंसर है ए, यूनिफॉर्म मोशन। देखो कैसे वो इक्वल इंटरवल टाइम में आ रहा है, मतलब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। हम वीटी ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म कैसे होता है, स्ट्रेट होता है, और स्ट्रेट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सही है।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब हमारा ये, तो हमारी वेलोसिटी कुछ होती नहीं, मतलब हमारी वेलोसिटी 0 होती है, तो हमारा ये यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन में तो हमें ऐसे होता है, ये हमारा ग्राफ है, ये नीचे बन जाता है, तो रिटार्डेशन यहाँ नीचे आता है। कांस्टेंट स्पीड में तो इसमें स्पीड की बात ही नहीं हुई है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर dt ग्राफ होता मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तब होता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है रेशियो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अगर वो बॉडी मूव हो रही है, मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। आपके पास 10 सेकेंड है। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर है इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ऐसा क्यों? देखो, ऑलवेज लेस देन 1 होगा अगर हमारा स्ट्रेट रोड है तो हमारा एक बार कवर कर रहा है। जैसे आप स्कूल गए तो अभी आप आएंगे तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो ये गलत हो गया पूरा। ऑलवेज मोर देन 1, ये बोल रहा है ऑलवेज मोर देन। हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रेट। अगर हम जा रहे हैं स्कूल, हमारा रास्ता है ऐसा, आप जा रहे हो स्कूल, ये रहा स्कूल, और ये स्ट्रेट पाथ होता है ना, स्ट्रेट होता है, तो ये कभी डिस्टेंस से बड़ा दिख रहा है आपको? लेकिन नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इक्वल आ मोर देन 1, इसमें मोर देन 1 बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट को। यही लो, इसमें दिख रहा है कि मोर देन होगा। अभी हमने यहाँ पे भी क्रॉस लगाया था, तो ये भी क्रॉस हो गया। ये देखो, ये सही होगा। ये हमेशा इक्वल, ये इसके इक्वल हो सकता है। जब हमारा स्ट्रेट पाथ है तब इक्वल हो सकता है। अगर हम वापस आएंगे तब कम होगा 1 से, मतलब हमने अगर इसको मान लिया डिस्टेंस है हमारा 1, इसलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट एच टू विच इट विल इज। इसमें बोल रहा है हमने वर्टिकली थ्रो करा, मतलब ऊपर को थ्रो करा, वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u वेलोसिटी में हमने थ्रो करा, ठीक है, u वेलोसिटी थ्रो करा। द ग्रेटर हाइट, और हमारी जो हाइट तक आई वो h है। तो बताओ इनमें से क्या सही है? आपके पास 20 सेकेंड है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करिए, हमारे चैनलों को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलते हैं इसका आंसर की तरफ। इसका आंसर है बी। देखते हैं कैसे। तो देखो, हमने ये देखो, मैंने आपको बोला था एक जगह लिख लेते हैं। हमारा u था माइनस u। देखो कैसे, अगर हम ग्रेविटेशनल के अपोजिट करते हैं तो माइनस आ जाता है। अगर हम एक्सेलरेशन भी, हम ऊपर को ज़्यादा स्पीड आ रही तो एक्सेलरेशन भी माइनस में आ जाएगा। अगर नीचे आ जाए तो वो ग्रेविटेशनल की तरफ जा रहा है तो प्लस में आ जाएगा। तो हमारा ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जा रहा है, तो माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या था हमारा g। तो देखो हमारे आ गया माइनस g। तो हमारा h हाईएस्ट h था, हमारा ऊपर जाके h तक पहुँचे, फिर वापस नीचे आ गया, तो हमारा v हमारा हो गया 0। v हमारा 0 हो गया। हम थर्ड इक्वेशन से करेंगे। ये पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, हमारा कुछ ऐसा था, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। v क्या था हमारा 0, और v 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा, और u का स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे, इजिकल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। ये क्या है? ये है 2 हमारा कांस्टेंट होता है, a हमारा माइनस जी है, s हमारा h है। देखो s लिखा मैंने, s मतलब कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमारा u 0 तो हट गया, और हमारा h हमने यहीं पे रहने दिया, और g और 2 का यहाँ पे लगा दिया, 2g आ गया, और u स्क्वायर, और माइनस में था, ये भी माइनस में, देखो ये माइनस में, तो माइनस माइनस कट गए इसके, तो u स्क्वायर बाय 2g आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
area under a VT graph represent a physical quantity which has the unit। इसमें बोल रहा है एरिया मतलब VT ग्राफ में जो एरिया अगर हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट, उसकी फिजिकल क्वांटिटी की उसकी यूनिट क्या होगी मतलब SI यूनिट। यूनिट जहाँ पे भी यूनिट आएगा तो SI होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास 5 सेकेंड है। इसका आंसर है बी। देखो कैसे, रुको, ये हमारा है ग्राफ, ठीक है। हमने कुछ करा ऐसे, हमारी बॉडी कुछ एक्सलेट हुई, ये VT ग्राफ है हमारा, VT ग्राफ हमारी बॉडी एक्सलेट हुई, यहाँ पे आई, हमारी बॉडी डिक्रीजिंग में चल गई, हमारी बॉडी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसमें ये जो कवर होगा ना इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो अंदर एरिया ना इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये जो बाउंड्री है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसका होगा, देखो डिस्टेंस का क्या होता है, हम डिस्टेंस को कौन से में मेजर करते हैं, मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही हम मेजर करेंगे, इसलिए इसका आंसर है ये सही है बिल्कुल, एम मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ए मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। ये आपके सामने, देखो अपना आंसर जल्दी से बताइए। मैं DT ग्राफ में पूछ रहा है कौन सा यूनिफॉर्म मोशन है, ये बड़ा आसान आंसर है। अपना आंसर जल्दी से करिए, आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका सही आंसर है ए। देखो मैं बताता कैसे, देखो ये यूनिफॉर्म मतलब अगर हमारा कुछ ये और ये है हमारा, जो ये और ये, जितना हमने डिस्टेंस कवर करा है उतना ही हमारा टाइम होगा, जितना हमारा डिस्टेंस है उतना हमारा टाइम होगा। देखो अगर हमारा डिस्टेंस है 2 और सेकेंड टाइम भी 2 लगा है तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ तक आया, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म कैसे, हमारे ये जो देखो ये अलग है और ये अलग है, में टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन डिस्टेंस कम है, और ये भी हमारी यूनिफॉर्म है, देखो डिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है टाइम कम है, और ये हमारा रेस्ट में। अगर देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको कहीं पे भी मूव नहीं कर रहे, इसलिए ये रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में ही है। अगर ये मूव करने लगेगा तो ये हो जाएगा, ये मोशन में हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये रेस्ट वाला है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, और ये भी नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करें, और आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया। तो हमारे एजुकेशन एकेडमी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो और मोहल्ले में हल्ला मचा देना। और चलते हैं हम इसकी एंडिंग करते हैं अब।